morning. We are on page number 6.28 of your study material. So the topic which we are going to discuss today is doctrine of ultravires. अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स जो है, इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें मान लेते हैं कि सबसे पहले समझने वाली बात जो है वो एक है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या? देयर आर सर्टेन पावर्स विच आर गिवन यू और विच आर शोल्डर्ड यू। आपको किसी ने कुछ पावर्स दिया है कि आप इतना 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 काम कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्कूल या कॉलेज है तो वहां पे आपका जो शेड्यूल है, यानी कि टाइम टेबल हम नॉर्मली बोलते हैं, टाइम ऑफ लेक्चर्स, इसका एक सेटअप अरेंज करना होता है। ये सेटअप अरेंज करना ये किसी एक फैकल्टी को हैंडओवर किया होता है कि ये फैकल्टी ये पूरा शेड्यूल जो है अपना, ये टाइम टेबल जो है हम बोलते हैं, या फिर जो पीरियड का या लेक्चर्स का अरेंजमेंट है वो इनको करना है, राइट? ओके, इनकी ऑथोरिटी क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड ऑथोराइज टू अरेंज, राइट? ओके, बट इन मतलब मान लेते हैं मिस्टर एक्स को ये अथॉरिटी दे दी। अब कोई मिस्टर वाई है जिसने इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर चेंज किए। मान लेते हैं कि इनको आज थोड़ा कम जाना था या फिर थोड़ा लेट जाना था कॉलेज या स्कूल के अंदर, और इन्होंने अगले दिन शाम को इस पर्टिकुलर शेड्यूल में कुछ चेंजेस कर दिए, जिसमें इनका जो लेक्चर ऊपर आ रहा था उसे इन्होंने नीचे ले लिया। क्यों? क्योंकि मैं लेट आने वाला हूं तो मैं इसका शिफ्टिंग कर देता हूं। तो क्या ये मिस्टर वाई ऑथोराइज्ड पर्सनालिटी थे? ये अलाउड थे कि वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं? नो, नेवर। ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है कि जिससे आपके दिमाग की खिड़की खुल सकती है, आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। यहां पे एक रूल बनता है, उसमें कुछ ऑथोरिटीज डिफाइन होती है, और वो अथॉरिटीज जो है किसी मिस्टर एक्स को दी गई थी। ओके, अदर देन मिस्टर एक्स कोई और बंदा ये काम नहीं करेगा। ये स्पेसिफिक रेगुलेशन हमारे यहाँ पे, ये ट्रेडिशन चल रहा था। ओके, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स अगर एब्सेंट है या फिर मिस्टर एक्स प्रेजेंट नहीं है, इन दैट सर्कमस्टेंसेस अगर कोई बंदा चार्ज लेता है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो ऑथोराइज एक्टिविटी है उसे करने के लिए चार्ज लेता है, सो देन ही कैन। बट यहाँ पे मिस्टर एक्स की अवेलेबिलिटी है, बट मिस्टर एक्स को बताए बिना मिस्टर वाई ने यहाँ पे कोई चेंजेस कर दिए, तो ये जो बंदे हैं वो अनऑथोराइज्ड पर्सन है। अनऑथोराइज्ड पर्सन आपने कैसे डिफाइन किया? तो किसी भी एक्टिविटी के लिए किसी ना किसी को अथॉरिटी दी जाती है, और उस अथॉरिटी के बेसिस पे वो बंदा वो एक्टिविटी करेगा। पर जो बंदा किसी एक्टिविटी के लिए ऑथोराइज नहीं है, वो अगर ये एक्टिविटी करना चाहे तो इसे हम बोलते हैं बियॉन्ड द पावर एंड नथिंग एल्स बट अल्ट्रावायर्स एक्टिविटी। यही है अल्ट्रावायर्स एक्टिविटी का एक सीधा साधा एग्जांपल, कि ये ऑथोराइज नहीं था, फिर भी इसने ऐसी कोई एक्टिविटी की जो कि इसके हक में, इसके दायरे में नहीं आती है। इन द सेम वे फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मान लीजिए हमने एक छोटे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक एग्जांपल लिया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी। तो कंपनी के केसेस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम, ये दोनों जो है वो इसके मेन पिलर्स अवेलेबल है हमारे पास, कि जिनके बेसिस पे कंपनी को जो प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी है। तो वो एक्टिविटीज करने के लिए कंपनी के हर एक बंदे को, हर एक डायरेक्टर को या फिर मैनेजमेंट पर्सनालिटीज को कोई ना कोई अथॉरिटीज असाइन की गई है। ऑन द बेसिस ऑफ दोस अथॉरिटीज दे आर अलाउड टू डू सच एक्टिविटी। बट व्हेन एनी मैनेजमेंट पर्सनालिटी इज डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट इन देयर पावर, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो इनके पावर्स में नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो। याद रखिएगा, कई बार इमरजेंसी का हवाला देके भी यहाँ पे किसी एक्ट को टॉलरेट करना या रेटिफाई करना, ये इनकी डिमांड हो सकती है। बट यहाँ पे होगा क्या कि हम ये भी एज्यूम करते हैं कि सबसे पहली बात कि इनको पावर नहीं था, दूसरी बात कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी। अगर यहाँ पे लेक्चर्स को चेंज करना था, शेड्यूल चेंज करना था, तो मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर एक्स को अप्रोच कर सकते थे
और बता सकते थे कि सर आई एम हैविंग सच काइंड ऑफ डिफिकल्टी, सो आई विल कम लेट ऑन द नेक्स्ट डे, सो प्लीज अरेंज माय लेक्चर्स लेटर ऑन। अब जो शुरू के लेक्चर्स में मेरा अरेंजमेंट की है वो जरा नीचे एडजस्ट कर दीजिए, तो वो कर सकते थे। बट यहां पे इन्होंने क्या किया, तो अपने आप ही कुछ चेंजेस कर दिए जो कि इनकी अथॉरिटी में नहीं थे, उनको पावर नहीं था। तो यहां पे इन्होंने जो एक्टिविटी की है उसे हम बोलेंगे बियॉन्ड द पावर, दैट मींस अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी। ओके, तो यहां पे देखिए आगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायर्स is simply beyond their powers, है कि नहीं? वही ultimately beyond the powers. Okay, so beyond their powers, the legal phrase ultra vires is applicable only to act done, underline कीजिए, in excess of legal powers of the doers, in excess of legal powers of the doers. This presuppose that the powers are in their nature limited. To an ordinary citizen, the law permits whatever does the law not expressly forbid. It is only when the law has called its existence a person for a particular purpose or has recognized its existence, such as in the case of limited company, that the powers is limited to the authority delegated expressly or by implication and to the object for which it was created. Please underline this line. यहाँ पे ये बताया है कि जो जनरल लॉ है, जनरल लॉ में कहीं पे भी पावर्स जो आपको मिलते हैं वो पावर्स प्री डिफाइंड नहीं होते या फिर आपको लिख के नहीं दिए जा सकते। जैसे कि आपके पास है राइट टू स्पीच और राइट टू स्पीक, राइट टू डू बिजनेस, तो ये सारे जो है वो संविधान में लिख दिए, बात खत्म हो गई। आपको आपके पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आपको ये पावर्स कभी भी नहीं मिलेंगे कि देखिए भाई आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपके बच्चे का इश्यू हो चुका और इसको इतने इतने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे पावर मिलते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट की मोहर है, ये नहीं होता है। बट एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न, तो कंपनी के केसेस में फ्रेंड्स होता क्या है कि जो कंपनी है वो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन की गई है या फिर इनकॉर्पोरेट की गई है। जो ऑब्जेक्ट इसका कहां पे होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जिन्हें हम कहते हैं कि बायलॉज या फिर इंटरनल एक्ट्स और रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। तो इन रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू कई सारे आपको पावर्स या फिर ऑथोरिटीज मिलती है और इसके साथ साथ ड्यूटीज भी आपको असाइन होती है, राइट। तो इन पावर्स, इन ऑथोरिटीज और इन ड्यूटी को निभाते हुए आपको ये ऑब्जेक्ट अटेन करना है जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। यही इन 2-3 लाइनों में लिखा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, तो कंपनी के लिए एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है फॉर विच इट इज और इट हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड। सो टू अचीव दोज ऑब्जेक्ट they were specially empowered by article of association as well as the memorandum। तो देखिए वही लाइन में फिर से बता रहा हूं आपको, it is only when the law to an ordinary citizen the law permits whatever does the law not expressly forbidden। It is only when the law is called in existence a person for particular purpose or has recognized its existence, such as in case of the, अब यहां से देखिए, such as in case of limited company, that the power is limited to the authority delegated expressly or by implication, authority delegated by implication as well as expressly, and to the object for which it is created. In the case of such a creation, the ordinary law applicable to an individual is somewhat reversed. Whatever is not permitted expressly or by implication by the constituting instrument is prohibited not by any express prohibition of the legislature but by the doctrine of ultra vires। देखिए अब यहाँ पे एक बेसिक सी बात करते हैं कि टू टेक बिजनेस डिसीजन, ये हर एक के लिए राइट ओपन है, हर एक के लिए ये राइट ओपन है, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता।
तो जब तक इसको कंपनी फॉर्मेट के नजरिए से ना देखा जाए, ये बाय इम्प्लीकेशन या फिर बाय लॉ आपको ये राइट अलाउड है, बट ये जनरल लॉ है, बाय लॉ इन जनरल। अब यहां पे इस जनरल रूल को ब्रेक करके अगर इस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और हम बोलते हैं रिवर्स, और ये एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर ग्रुप के किसी सदस्य के लिए बैन की जाए, तो ये तो होगा ही, क्योंकि आप डेलीगेशन करना चाहते हो तो आपको पूरी एक्टिविटी जो है उसे डिवाइड करना होगा। मान लेते हैं कि बोर्ड में 3 बंदे हैं, ए, बी एंड सी, तो यहां पे टू टेक बिजनेस डिसीजन हमने ऑथोराइज कर दिया ए को, तो बी और सी के लिए ये जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जनरली तो इन सबके पास पावर्स है कि नहीं है, बट फॉर्चुनेटली ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट or instrument which we had prepared for this company, we had restricted or we had reserved such rights for a specific person। तो यहां पे जनरल लॉ को अवॉइड करते हुए हमने कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जो कि लीगली वैलिड है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो आगे देखिए, it is fundamental rule of the company law that objects of the company are stated in its memorandum can be departed from only to the extent permitted by the act, thus far and no further. In consequences, any act done or contract made by company which travels beyond the power not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law। अंडरलाइन कीजिए, ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी डिसीजन जो है वो कंपनी के बिहाफ में ली जाएगी, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो कंपनी के मेमोरेंडम को ओवररूल करती है, कंपनी के मेमोरेंडम को ओवररूल करती है, तो वो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हमेशा अल्ट्रावायरस एक्टिविटी यानी कि बियॉन्ड द पावर्स एक्टिविटी कंसिडर होगी। आगे देखिए, yes, in consequences act done or a contract made by company which travels beyond, underline कर दीजिए, travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company। तो इसका एक और बेनिफिट है कि this kind of activity is not binding to the company, so who is responsible for this kind of contract? For example देख लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी जो है वो सर्विस करेगी, सर्विस सेक्टर में कंपनी काम करेगी, पर यहां पे कंपनी ने या फिर कंपनी के किसी डायरेक्टर ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि कंपनी ने एक ट्रेडिंग एक्टिविटी करी which is beyond the powers delegated by memorandum। ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो सर्विस का है, तो हाउ कुड यू ट्रेड, आप कर ही नहीं सकते, फिर भी ट्रेडिंग एक्टिविटी किया, तो इस ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो लायबिलिटी इंकर हुई उस लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार कौन? तो यहां पे तो बोल दिया ना कि कंपनी इज नॉट बाइंड। अगर कंपनी यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लायबल नहीं है, तो कौन? So the person who had done such activity is liable personally and severally। ये आपको याद रखना कि जिस बंदे ने ये पर्टिकुलर एक्टिविटी की है वो खुद लायबल होगा इस पर्टिकुलर एक्ट की जो या फिर इस एक्टिविटी की जो कोई भी लायबिलिटी इसने रेज करी है उसके लिए। मान लीजिए इसने 5 लाख का गुड्स परचेज कर लिया, अब परचेज कर लिया, उसने बेच दिया सामने वाले ने, सामने वाले का बात छोड़ दीजिए, अभी ये 5 लाख रुपए रीपे कौन करेगा? कंपनी। नो, कंपनी इज नॉट लायबल टू रीपे। कंपनी अपने अकाउंट से पेमेंट नहीं करेगी, उसमें जिसने ये परचेज किया था उस डायरेक्टर का या उस ऑफिसर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसे ही पे करना है, कंपनी के अकाउंट से पे नहीं हो सकता। आगे देखिए,
On this account, the company can be restrained from enjoying its fund for purpose other than those sanctioned by the memorandum. तो इससे एक लिमिटेशंस कंपनी के ऊपर, ये जो अल्ट्रावायस का जो पूरा फंड है ये क्यों बना है, इससे एक लिमिटेशन क्रिएट की जाती है कंपनी के ऊपर कि कंपनी जो अपने आप में फंड कलेक्ट करती है शेयर कैपिटल के नाम से, वो फंड कंपनी का तो है नहीं, कंपनी ने क्या किया है, शेयर होल्डर्स के पास से कलेक्ट किया है। अब जब शेयर होल्डर के पास से कलेक्ट किया था ना, तो कंपनी ने यह बताया था कि अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम्स ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी इज गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर एंड कंपनी इज नेवर गोइंग टू इंटेंडेड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। So on the basis of that document, on the basis of that object clause, on the basis of that trust, contributories ने यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया था, शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहाँ पे कंपनी का एक दायित्व बनता है कि कंपनी ये जो पैसा अपने पास आया है वो उस ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं और पे इन्वेस्ट ना करे। तो कंपनी को मैनेजमेंट पर्सनालिटीज को रोकने के लिए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट हमारे पास है, which is very very much easy to understand as well as to keep it remember. Okay, आगे देखिए। Yes, likewise it can be restrained from carrying on a trade different from one which is authorized to carry on. So the impact of doctrine of ultra-vires is that company can neither be sued on an ultra-vires transaction nor can it sue on it, since the memorandum is a public document. अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे आगे अगर हम गए तो इससे आगे आपको एक बहुत अच्छी बात जानने को मिलेगी जो कि हमने आगे मेमोरेंडम के केसेस में डिस्कस ऑलरेडी की हुई है। जब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसको हमने आरओसी में भेज दिया था। मैंने आपको बताया था कि जब आरओसी में ये डॉक्यूमेंट चला जाता है तो इसे हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मानते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या फ्रेंड्स? पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि एनी मेंबर ऑफ पब्लिक हैज टू रेफर दिस डॉक्यूमेंट बिफोर ट्रांजैक्टिंग विद द कंपनी। तो ये जिस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इनके पास मान लीजिए मिस्टर एक्स को कोई ट्रांजैक्शन करना है, ये है प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन। तो इस प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन को करने से पहले मिस्टर एक्स इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक रिव्यू ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या? नथिंग एज बट द एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी। उसे देखना होगा कि मैं इसको माल बेचना चाहता हूं, बट क्या इस कंपनी के मेमोरेंडम में ये लिखा है कि कंपनी कैन डू सच काइंड ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, राइट? तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था मेमोरेंडम के तौर पे कि मेमोरेंडम दो तरीके से देखा जाता है, एक पब्लिक यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जो है जनरल कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब इन्वेस्टर्स का था तो वो तो हमने देख लिया कि इन्वेस्टर्स जिस चीज के ऊपर ट्रस्ट रख के आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज व्हिच इज लाइज ऑन द मेमोरेंडम, और बाकी जो बचा है वो है पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए पब्लिक का एक इंटेंशन होता है, उस इंटेंशन के साथ कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज मैच होना चाहिए, वो मैंने यहां पे प्रेजेंट किया था आपको, राइट? तो यहां पे जो प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उससे पहले एक्स लिमिटेड को क्या करना चाहिए? तो एक्स लिमिटेड को यहां पे मेमोरेंडम पढ़ लेना चाहिए, मंगवाना चाहिए आरओसी में से। तो देखिए इस कंपनी का मुझे मेमोरेंडम दीजिए, मैं ये फी पे करता हूं, मुझे उसकी कॉपी दे दीजिए। कॉपी लेने के बाद इसको पढ़ना पड़ता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है, और उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के बेसिस पे जो मैं ट्रांजैक्शन इस कंपनी के साथ करना चाहता हूं, क्या वो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में है या बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट है। अगर इसने ये काम नहीं किया, इसने ये रेफर नहीं किया और ये ट्रांजैक्शन कर दिया, तो ये जो दो लाइन यहां पे हमने पढ़ी है वही दो लाइन एप्लीकेबल होगी। कौन सी? तो सबसे पहली बात कि एक्स जो है कैन नॉट च्यू ऑन कंपनी, कैन नॉट च्यू ऑन कंपनी, एज वेल एज कंपनी कैन नॉट च्यू ऑन एक्स। दोनों के राइट्स जो है ना वो कर्टल कर दिए जाएंगे, कट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका बेस गलत है।
तो इनको फिजूल के लिटिगेशन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है। तो लॉ डज नॉट परमिट यू कि आप ऐसा ही केस बनाते जाइए, हम आपके मतलब के तारीख पे तारीख करते जाएंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किस तरह से है कि द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन इज दैट कंपनी कैन नाइदर बी इश्यूड, देखिए कैन अंडरलाइन कर दीजिए, नाइदर बी इश्यूड ऑन एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन नॉर कैन इट इश्यू ऑन इट। इस ट्रांजैक्शन पे ना तो कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है पैसे की कलेक्टिबिलिटी के लिए, ना तो कंपनी सामने वाले बंदे पे केस कर सकती है, राइट। आगे देखिए, अब आपको इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि सिंस द मेमोरेंडम इज व्हाट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, एज आई टोल्ड यू, मेमोरेंडम इज व्हाट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, है ओपन है, आप कभी कॉपी ले लीजिए, देख लीजिए, फिर आइए आगे। So therefore, when one deals with the company, one is underlined deemed to know about the powers of the company. यानी कि अब देखिए बात क्या होगी, कंपनी मैंने मान लिया है कि ये कोई क्यू लिमिटेड है, अपने पास क्यू लिमिटेड है, तो क्या ये कंपनी जो है, ये कंपनी जैसे ही मिस्टर एक्स का प्रपोजल आया किसी भी एक ट्रांजैक्शन के लिए, किसके पास आया ये प्रपोजल, तो क्यू लिमिटेड, तो क्या वहां पे क्यू लिमिटेड इनको पूछेगा कि हैव यू रिफर्ड बाय मेमोरेंडम? पूछना चाहिए? नहीं पूछना चाहिए। नहीं क्यों पूछना चाहिए? तो वहां पे इसका रहस्य, हमारी ये लाइन जो हमने पढ़ी उसमें है कि कंपनी जो है वो मान के चलती है कि सामने वाले ने मेमोरेंडम रिफर किया है। देखिए वो लाइन मैंने फिर से आपको बतानी है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, देयरफॉर, अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, व्हेन वन डील्स विद द कंपनी वन इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर ऑफ द कंपनी, डीम्ड टू नो अबाउट द पावर ऑफ द कंपनी, इसका मतलब कि मान ही लेना है कि उसे सब पता है, ही हैड वेरीफाइड एंड ही हैड इंस्पेक्टेड द पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसने खूब अच्छे से कंपनी का ये जो मेमोरेंडम है ना वो अच्छे से पढ़ा है, और फिर उसने हिम्मत की है, हिम्मत की है कि आओ कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट। आगे देखिए, डीम्ड प्रोविजन लिख दिया, सो देयरफॉर व्हेन वन डील्स विद द कंपनी one is deemed to know about the powers of the company if in spite of this you enter into transaction which is ultra vires to the company, you cannot enforce it against the company। इसका मतलब कि यहाँ पे डीमिंग प्रोविजन फिक्स कर दिया गया है, कंपनी आपको नहीं पूछेगी कि भाई मिस्टर एक्स क्या आपने हमारा मेमोरेंडम पढ़ा जिसमें कि हमने सर्विस की बात की है, ट्रेडिंग की बात नहीं की है, कंपनी ये नहीं पूछेगी। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये बहुत सियाना बंदा है, इसने बोल दिया कि एक बार कंपनी परचेस कर लेना, इसके बाद केस ठोकता हूं, ले परचेस कर लिया, आप केस भी नहीं ठोकेगा, क्यों? क्योंकि लॉ ने तेरे हाथ काट दिए ठाकुर। यहां पे लॉ ने बोल दिया है कि आप यानी कि जो ट्रांजैक्टिंग पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी है, वो कंपनी पे केस नहीं कर सकती, दे कैन नॉट सू ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, कर ही नहीं सकती। अब क्या करना है? सेटलमेंट करो और कुछ नहीं। ओके देखिए, सो फॉर एग्जांपल इफ यू सप्लाइड गुड्स to or perform services on such contract or lend money, you cannot obtain payment or recover the money lent, but if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it by means of any injunction. This is because the company does not become owner of the money which is ultra vires to the company। सिंपल सी बात है, अगर इसने मान लीजिए 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कंपनी को उधार दिए, तो कंपनी इसे यूज करे, इससे पहले वो ऑब्जेक्शन रेज करके इंजंक्शन ऑर्डर पास करवा सकता है और कंपनी को उस पैसे का खर्च करने से रोक सकता है। क्योंकि अगर ये अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी से अपने पास या अपने पोजीशन में आया हुआ पैसा है तो वो कंपनी का नहीं है, तो कंपनी इज नॉट अलाउड और नॉट परमिटेड इवन टू एक्सपेक्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। आगे, so as a lender remains the owner, he can take back property in spite if ultra vires loan has been utilized in meeting of lawful debt of the company, then the lender steps into the shoe of debtor paid off
and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company. हाँ, यहाँ पे एक और चीज है कि जब तक खर्चा नहीं किया तब तक तो ये पैसे वापस ले सकता है कि भाई काम कीजिए, आपके अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर रहा है, अभी तक आपने वहां से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, इट्स बेटर कि आप मुझे वो पैसे वापस दे दीजिए। अगर कंपनी ने खर्च नहीं किया तो, बट जैसे ही इसने पैसा ट्रांसफर किया यहां से फटाक से एक चेक इश्यू हो गया था और वो क्लियर भी हो गया, तो इसने किसी और बंदे को ये पैसे, मान लीजिए किसी आर पर्सन को ये पैसे दे दिए, तो इसका और इसका नाता तो खत्म हो चुका। अब क्या मिस्टर एक्स मिस्टर आर से रिकवर करेंगे, वो तो पहचानते ही नहीं है, और इनको क्या पड़ी है, कौन मिस्टर आर भाई, हाँ ये जानते हैं कंपनी को। तो जैसे ही कंपनी ने ये पैसे जो कि अल्ट्रावायर्स एग्रीमेंट से लिए गए थे वो कहीं पे खर्च कर दिए, तब जाके मिस्टर एक्स का राइट बनता है कि वो कंपनी के पास से ये पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए वहां पे लिखा है कि एज अ लेंडर रिमेन्स ओनर सो ही कैन टेक बैक द प्रॉपर्टी इन स्पाइस इफ अल्ट्रावायर्स लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो चुका, आर को पेमेंट हो चुका, तो यूटिलाइज्ड in meeting lawful debt of the company, then the lender steps into shoe of the debtors paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to the extent from the company. And next, an act which is ultravirus the company being void cannot be underlined ratified by the shareholders of the company. अब मान लीजिए ये जो ट्रांजैक्शन आपने देखा ट्रेडिंग एक्टिविटी, राइट, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कंपनी अगर सर्विस करती है तो कंपनी का मार्जिन है 30% प्रॉफिट, मान के चलते हैं, और कंपनी ने क्या किया, ये जो ट्रेडिंग किया ना, इससे कंपनी को 100% मार्जिन मिला। मुंह में पानी आ जाता है भाई शेयर होल्डर के कि यार ये तो अपना जो मेमोरेंडम वाला बिजनेस था ना, इससे कई गुना ज्यादा, मतलब कि मोर देन 3 टाइम्स इससे प्रॉफिट मिलता है। भले ही ये ट्रांजैक्शन जो है वो अल्ट्रावायर्स ट्रांजैक्शन है, बट इस ट्रांजैक्शन से कंपनी को फायदा हुआ था और फायदा होगा, तो क्या कंपनी जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर्स को मना के, समझा बुझा के इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए कह सकती है? और क्या शेयर होल्डर इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। शेयर होल्डर कैन नॉट एक्सेप्ट और रेटिफाई। वर्ड वहां पे रेक्टिफिकेशन नहीं है, रेटिफिकेशन है, अंडरलाइन कर दीजिए। तो ऑल द बॉडी ऑफ शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई दिस ट्रांजैक्शन विच इज अल्ट्रावायर्स। कुछ भी कर लो, ये गलत है मतलब गलत है, प्रोहिबिटेड है मतलब प्रोहिबिटेड है, बियॉन्ड द पावर मतलब बियॉन्ड द पावर है, राइट। आगे देखिए, so sometimes act which is ultra vires can be regularized by ratifying it subsequently. For instance, if the act is ultra vires the power of directors, the shareholder can ratify it. If it is ultra vires the article of the company can alter the article. If the act is within the power of company but done irregularly, shareholder can validate it. तो कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर ने कोई एक्टिविटी की है और वो एक्टिविटी अल्ट्रावायर्स टू द पावर है, तो उसे रेटिफाई कर लिया जाता है, उनके पावर्स को अमेंड करके फिर से उस ट्रांजैक्शन को इफेक्ट दे दी जाती है। कई बार कोई एक्टिविटी होती है जो कि अल्ट्रावायर्स टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो कंपनी भी क्या करती है कि उसे एक बार रिस्टोर करती है, इसके बाद कंपनी अपना आर्टिकल अमेंड करवा देती है और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन फिर से इफेक्ट करके उसे रेटिफाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से कई बार इन तरह के एक्टिविटीज को इस पर्टिकुलर वे से अगर देखा जाए तो उसे रेटिफाई कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये ट्रांजैक्शन कैंसिल ऑफ किया जाएगा, कंपनी का मेमोरेंडम चेंज किया जाएगा और उसके बाद फिर से ये ट्रांजैक्शन इफेक्टिव बताया जाएगा। इन दैट वे दे कैन रेटिफाई, बट एज इट इज इफेक्टेड ये रेटिफाई नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज क्लियरली प्रोहिबिटेड बाय एक्ट। ओके, so thank you, which is related to the doctrine of ultraviolet. I hope you are getting very clearly. Thank you.